Assalamualaikum. My name is Amara and I am lecturer of commerce in Concordia College Sialkot. Today the topic of our book Principles of Commerce असूल तजारत is trade. तजारत हमने पढ़नी है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 9 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास तजारत की डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन में जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग तजारत अशिया की खरीदो फरोख्त का नाम है, ठीक है। चाहे ये खरीदो फरोख्त ज़र के बदले में हो या बराह रास्त अशिया के बदले में। लेकिन अब अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म में देखें तो आजकल जो है तजारत जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी या जो इसमें जिसमें हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो पैसा होता है, मनी होता है, तो उसमें ही जो है उसी को हम तजारत कहते हैं। क्योंकि पहले ये बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था कि गुड्स के बदले जो है गुड्स एक्सचेंज होती थी और उसको हम कहते तो वो भी ट्रेड ही कहलाती है, लेकिन वो बार्टर सिस्टम था। लेकिन क्योंकि अब हम पैसा इस्तेमाल करते हैं, मनी यूज़ करते हैं, तो इसलिए जो हमारी अब ट्रेड है वो इन टर्म्स ऑफ मनी टेक प्लेस होती है, ठीक है। और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तरह के लोग हैं जो कि ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, जिसमें ताजिर है, पैदाकार है, सारिफ है। ताजिर जो है वो तजारत करता है, ठीक है, जो कि चीज़ों को एंड कंज्यूमर्स तक पहुँचाता है, ठीक है, उसको हम ताजिर कहते हैं। पैदाकार कौन होता है, जो कि चीज़ें पैदा कर रहा होता है, और सारिफ जैसे कि हम लोग हैं, चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो हम लोग सारिफीन हैं, कस्टमर्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हैं मुल्की तजारत और गैर मुल्की तजारत, यानी तजारत को, ट्रेड को डिवाइड किया गया है होम ट्रेड में और फॉरेन ट्रेड में। होम ट्रेड जैसे कि आपको पता है क्या होती है कि जो विद इन द कंट्री टेक प्लेस होती है उसको हम होम ट्रेड कहते हैं। होम ट्रेड के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला करैक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं कि मुल्की हदूद, ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ये होती है। वसत की जहाँ तक बात है तो इसकी जो मंडी है होम ट्रेड की वो लोकल मार्केट, यानी जो आपकी एक ही कंट्री की मार्केट होती है वही होती है। करेंसी इसमें मुल्की होती है, ज़ाहिर है एक ही मुल्क के अंदर ये हो रही होती है, तो ज़ाहिर है एक कंट्री में तो एक ही करेंसी लोग यूज़ करते हैं ना, तो फिर जो करेंसी है वो भी एक होती है। मसनूआत जो है वो भी मुल्की होती हैं। यकसानियत पाई जाती है कि तमाम जितने हमारे ताजर हजरात हैं उनको एक जैसी मार्केट कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। अशिया का फौरी कब्ज़ा, यानी कि चीज़ें आपको फौरी तौर पर डिलीवर हो जाती हैं। अशिया का बीमा, कि इसमें आप आमतौर पे जो है चीज़ों की इंश्योरेंस नहीं करवाते। नकलो हमल का खर्चा कम होता है, आप अपने कल्चर को शो कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ें आपको बना रहे होते हैं उससे पता चल रहा होता है कि आपका रहन सहन, आपका तहज़ीब व तमद्दुन, आपका जो कल्चर है वो क्या है। कौमी आमदनी में ज़ाहिर है मुल्क की तजारत जब होती है तो उसमें इजाफा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप टैक्सेस पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, तो इससे आपकी ओवरऑल नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ करती है। जहाँ तक अब इकसाम की बात है तो सबसे पहले मुल्की तजारत की इकसाम की बात की गई है। मुल्की तजारत में 2 तरह की तजारत होती है, थोक फरोशी जिसको हम कहते हैं और परचून फरोशी। थोक फरोशी में आपको पता है कि कारखानादार से आमतौर पर जो इंसान, कोई भी जो दुकानदार है या जो भी है, वो कारखानादार से ज़्यादा क्वांटिटी में माल ख़रीदता है और फिर उसको कम दामों में या फिर कम अपना प्रॉफिट का मार्जिन रख के उसको बेचता है। और जो परचून फरोश है वो कारखानादार से भी चीज़ें ले सकता है और थोक फरोश से भी ले सकता है, ठीक है ना। यानी रिटेलर जो है उसकी एक्सेस होती है प्रोड्यूसर तक भी और होलसेलर तक भी, तो उनसे आमतौर पे वो थोड़ी मकदार में चीज़ें ख़रीदता है और उनको प्रॉफिट पे जो है कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। उसके बाद अगर हम गैर मुल्की तजारत की बात करें तो गैर मुल्की तजारत आपको पता है कि कौन सी तजारत होती है कि जो बाउंड्रीज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री टेक प्लेस होती है, ठीक है ना। दूसरे ममालिक के साथ जो हम तजारत करते हैं उसको हम गैर मुल्की तजारत का नाम देते हैं। इसी तरह से इसकी भी कुछ खसूसियात हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हदूद अगर देखें तो ये मुल्की हदूद के अंदर नहीं होती, बल्कि मुल्की हदूद से बाहर जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ उनके साथ होती है। वसत की बात करें तो इसकी जो मंडी है वो इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है। करेंसी की बात करें वो भी इंटरनेशनल करेंसी है। मईशत पर इसके असरात अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर तो ये हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, तो फिर इसके इकनॉमिक हमारी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उस पर इसका अच्छा जो है कंडीशंस, इसके असरात मुरतब होते हैं। इजाज़तनामा लेना पड़ता है आपको गैर मुल्की तजारत करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक्सपोर्ट करनी होती है या इंपोर्ट करनी होती है, दूसरे मुल्क के साथ आपका लेन देन होना होता है, तो उसके लिए फिर आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है। अशिया का बीमा करवाना इसमें लाजमी होता है, नकलो हमल का खर्चा ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है और इस तरह आपको दूसरे मुल्कों की सकाफत जानने का भी मौका मिलता है।
इसी तरह से आप देखें कि जैसे आपने मुल्की तजारत की इकसाम पढ़ी हैं जिसमें थोक फरोशी और परचून फरोशी आता है, इसी तरह से इसमें गैर मुल्की तजारत की भी इकसाम है, जैसे दरामदी तजारत है, बरामदी तजारत है और इंटरपार्ट तजारत है। दरामदी तजारत आपको पता है किसे कहते हैं कि जब हम दूसरे मुल्कों से सामान मंगवाते हैं, अशिया मंगवाते हैं, तो उसको हम दरामदी तजारत का नाम देते हैं। बरामदी तजारत किसे कहते हैं कि जब हम दूसरे ममालिक में अशिया को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको हम बरामदी तजारत का नाम देते हैं। इसी तरह से इंटरपार्ट तजारत है। इंटरपार्ट तजारत आमतौर पे इसमें क्या होता है कि आप दूसरे डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से सामान इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं और उनको री एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं इंटरपार्ट ट्रेड, ठीक है। इसी तरह से फिर आप देखें कि नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे गिवन है वो है एडवांटेजेस ऑफ होम ट्रेड, मुल्की तजारत के फ़वाइद। तो मुल्की तजारत के फ़वाइद हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फ़वाइद हैं। उसमें आप देखें कि सबसे पहले है माल की तलब में इजाफा, ठीक है, कि मुल्की तजारत की बदौलत मुल्की मसनूआत की तलब में इजाफा होता है और इसी तरह अशिया की पैदावार बढ़ने में भी मदद मिलती है। और इसके अलावा जो मुल्की तजारत का फ़ायदा है वो है कि कानूनी पाबंदियाँ इसमें बहुत कम होती हैं, लोगों के लिए एक ज़रिया रोज़गार होता है, टैक्सेस आमतौर पे आपको हैवी पे नहीं करने पड़ते और चीज़ें जो हैं वो इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा मसला जो है वो दरपेश नहीं होता। इसी तरह से फिर मुल्की करेंसी का इस्तेमाल कि इसमें जो करेंसी है, क्योंकि होम ट्रेड है तो ज़ाहिर है जो आपकी होम कंट्री की करेंसी है वही इसमें यूज़ होगी। ट्रांसपोर्टेशन आपको इजीली अवेलेबल होती है, गुड्स आसानी से अवेलेबल होती हैं, प्राइसेस आमतौर पे स्टेबिलिटी होती है उनमें, मार्केट कंडीशंस आपको सिमिलर जो है वो नज़र आती हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होता। इसके अलावा आपको तिब्बी सहूलतें वगैरह जो हैं वो भी दस्तयाब होती हैं, ठीक है। मसारफ़ पैदाइश में कमी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरऑल देखें तो वो कम होती है। आपकी सनत जो है वो आपकी होम ट्रेड से तरक्की करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी होम ट्रेड होगी उतनी ज़्यादा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल उसी तरह से फिर आप देखें कि ज़राई तरक्की, कि आपकी ज़राअत तरक्की करती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बेहतर होता है, चीज़ों का आपको फ़ौरी तौर पे जो है वो आपको चीज़ें डिलीवर कर दी जाती हैं। इसके अलावा आपके पास नेचुरल रिसोर्स की यूटिलाइजेशन होम ट्रेड में बड़ी ज़बरदस्त होती है, लेबर आपकी जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रही होती है, आप उसको देख सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं, आप उसके बेस्ट इंटरेस्ट में पॉलिसीज़ बना सकते हैं, सरमायाकारी जो है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है और सबसे मज़े की जो बात इसमें ये होती है कि क्रेडिट जो है वो आमतौर पे इजीली आपको अवेलेबल होता है। इसी तरह से जैसे ही हमने कुछ मेरिट्स पढ़े हैं, कुछ फ़वाइद पढ़े हैं, हमारे पास कुछ डीमेरिट्स या कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात में आप देखें कि आमतौर पर होम ट्रेड में क्या होता है कि स्मगलिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है और आमतौर पे जो है ड्रग्स वगैरह, जैसे कि आप सामान जब बहुत ज़्यादा लोडेड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको पता है कि आमतौर पे लोग जो है वो ड्रग्स भी हाइड करके या डिफरेंट वेपन्स वगैरह स्मगल करते हैं और जिससे कि फिर असले का फैलाव होता है। फिर ज़ख़ीराअंदोज़ी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आमतौर पे लोग जो है कीमतें बढ़ाने के लिए ज़ख़ीराअंदोज़ी शुरू कर देते हैं। फिर मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस या मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट पैदा कर देना भी इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। फिर बाज़ दफ़ा आपको क्रेडिट जो है जैसे कि जितना इजीली आपको अवेलेबल होता है तो उसका उतना ही जो है खर्चा होता है कि वो आपका जो पैसा है वो डूब भी सकता है, ठीक है ना, ये भी नुकसान आपको फेस करना पड़ सकता है। अच्छा जी, इसी तरह से फिर देखें कि मुल्की तजारत की मुश्किलात, प्रॉब्लम्स इन होम ट्रेड, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं कि जो मुश्किल जब आप मुल्की तजारत कर रहे होते हैं तो कौन सी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती हैं। उसमें आप देखें कि सबसे पहले फरसूदा ज़राए नकलो हमल, ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि वही जो मतलब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वही गाड़ियाँ और वही रिक्शे वगैरह वही हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं आमतौर पे हुकूमत अपनी जो हमारी गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ की तरफ कोई ऐसा तवज्जो नहीं देती कि हम अपने इंडस्ट्रियल या बिजनेस सेक्टर के लिए बेहतर से बेहतर पॉलिसीज़ बनाएं। गुड्स हैं तो वो लो क्वालिटी की बन रही होती हैं और पॉलिटिकल कंडीशंस आपकी बहुत मैटर कर रही होती हैं। और आमतौर पे जब आप देखें कि अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे बात करें तो डिफरेंट प्रोविंसेस में आपको पता है कि डिफरेंट ज़ुबान बोली जाती है, तो वो भी एक हर्डल हो सकती है, ठीक है। मुल्की तजारत में कि आपको फिर जब समझ नहीं आ रही होती कि दूसरे सूबे में जैसे पेशावर में है तो वहाँ पे सब जो है हमारे पख्तून भाई पश्तो बोलते हैं, तो वो वहाँ पे फिर अगर आप चीज़ें बेच रहे हैं तो समटाइम्स आपको उनकी समझ आना या उनको आपकी समझ आना जो है मुश्किल हो जाएगा। अमन व अमान के मसले मसाइल भी जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में अब तो खैर काफ़ी हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस बेहतर हैं, हमारे कंट्री की कंडीशंस काफ़ी बेहतर हैं, वरना जो बॉम्ब ब्लास्टिंग थी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, सुसाइडल अटैक्स या इस तरह से जो भी चीज़ें थी, टेररिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी मुल्की तजारत में मुश्किलात पैदा करता है। और ये जो हमारी आमतौर पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारी सड़कें हैं, हमारी रेलवे लाइन्स हैं, ये सब भी इतनी अबतर हालत में है, इतनी उनका जो स्टेटस है वो इतना ख़राब है कि वो भी फिर बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है आपका। अच्छा जी, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो मुल्की तजारत का चक्कर है।
ठीक है। मुल्की तजारत का चक्कर जैसे कि आप देख सकते हैं कि चेन ऑफ होम ट्रेड, ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी, एक फ्लो शीट बनी हुई है जिसमें आपको उन्होंने भी बताया हुआ है कि चीज़ें सबसे पहले कारखानादार जो है उसकी शॉप होती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पैदाकार और कारखानादार होता है, ठीक है। वहाँ से चीज़ें थोक फरोश के पास और परचून फरोश के पास जाती हैं। थोक फरोश से उसके बाद चीज़ें छोटे परचून फरोश के पास जाती हैं और बड़े पैमाने के परचून फरोश से भी सार्फिन के पास जाती हैं। और छोटे पैमाने के परचून फरोश जो हैं वो थोक फरोश से डायरेक्ट सार्फिन तक चीज़ें पहुँचाते हैं। और बाज़ दफ़ा पैदाकार जो हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी ख़ुद की शॉप एक ओपन कर लेते हैं और वो फिर वहाँ पे भी अपनी चीज़ों को सेल आउट करते हैं। तो ये एक चेन जो है वो होम ट्रेड की बन जाती है। तो इस तरह से फिर हमारी जो होम ट्रेड है वो वकूफ़ पज़ीर होती है। तो दिस इज़ फॉर टुडे, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।